दूसरा जो मौजू है मेरे जहन में था कि आज हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले इंतखाबात पे, जिस पर सियासत जो है यहाँ पर गर्म है। वहाँ का तो आइडिया नहीं है कैसे ग्राउंड पर सियासत चल रही है, लेकिन यहाँ पर बयानबाजी बहुत हो रही है। मरियम नवाज़ ने आज ये कहा है कि हम शहबाज शरीफ को बेशक ये अंदर रखें, हम इस मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे, यानी वहाँ जाके कंटेस्ट करेंगे। और दूसरा जो स्पीकर साहब ने पार्लिमानी पार्टियों नून लीग और इनको बुलाया था दावत पर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए लाहे अमल तैयार करते हैं जो आइनी उसकी हैसियत तब्दील करने की बात हो रही है। हमारी सियासी जमातें आर्मी चीफ के बुलाने पर जाके मुलाकात कर लेती हैं। एक स्पीकर से मुलाकात को आप कैसे कह सकते हैं कि यह आइन के मुताबिक नहीं है? आपका मौक़िफ़ दोहरा मौक़िफ़ क्यों है? देखिए करामा साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और उसके बाद फिर इस मुलाकात के हवाले से बारी बारी मैं आपको दोनों किस्म के जवाब देता हूँ। मैं मरीम नवाज़ को कसूरवार इसलिए नहीं गर्दानता कि मरीम नवाज़ एक सियासतदान है, ज़ाहिर बात है उन्हें अपने वोटर्स का लहू करवाना है, उन्हें बताना भी है कि आगे इलेक्शन होने हैं और उस इलेक्शन के लिए उनके बकौल ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये थ्योरी इसलिए बाय नहीं करता क्योंकि मैं ना उनका वोटर हूँ और मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। इसलिए मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। वो हक़ाइक़ तो ये हैं कि पहली बात तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में ज़िया साहब के इरा के बाद जब मुसलसल इलेक्शन जो शुरू हुए, गिलगित बल्तिस्तान में तो अभी हुए, उससे पहले जब कश्मीर में भी होना शुरू हुए, तो 90 की दहाई और उसके बाद पिछले 20 सालों से हमेशा से एक रवायत रही है। मैं ये नहीं कहता कि रवायतें टूटती नहीं हैं, आप भी इसके ऊपर गौर करें। एक रवायत रही है मासवाए एक वक्त के 90 की दहाई में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की यहाँ पे हुकूमत थी और कश्मीर के अंदर बैरिस्टर सुल्तान साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और फिर किस तरह नून लीग ने वो हुकूमत गिराई जी, वो हुकूमत गिराई और फिर वहाँ पे अपनी हुकूमत बनवाई। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये रवायत है कि जो हुकूमत मरकज़ में होती है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत बनती है। अब उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि धांधली हुई है। मैं प्रैक्टिकली कुछ आपको बताता हूँ। होता यह है कि जैसा कि हमारे पूरे मुल्क की ये सियासत है, जैसे मेरा आज का हल्का जो है वो परवेज़ अशरफ साहब का हल्का है, वहाँ से वो जीते हुए हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि वो इसलिए वहाँ पे जीते क्योंकि उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है। वो जनरल इलेक्शन थे। आज अगर वो किसी वजह से सीट छोड़ते हैं और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे पीटीआई जीतेगी। उसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि धांधली हुई है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो फोर्स भी अपनी इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। इस वक्त जो सरकारी फोर्स है, पुलिस, पटवारी, बाकी सब ठीक है, वोटर्स को निकालने के लिए, धांधली के लिए नहीं। दूसरा ये कि वोटर के जहन में ये होगा कि हम ऐसा बंदा क्यों मुंतखब करें जिसको फंड ही नहीं मिलेगा। फंड तो उन्होंने मरकज से लेने हैं जहाँ पे पीटीआई जिसकी रसाई ना हो, तो वोटर बड़ा उसके जहन में अपने काम करवाने होते हैं। इसी तरह जो कैंडिडेट वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी कोशिश होगी कि उनके पास जो है वो तहरीक इंसाफ का टिकट आए। अब आ जाते हैं आपकी इस बात गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तरफ। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए तो मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वहाँ पे उनकी हुकूमत बनी। 2015 में वहाँ इलेक्शन हुए तो यहाँ पे नून की हुकूमत थी और वहाँ पे उनकी हुकूमत बनी। अब 2018 में इधर पीटीआई की हुकूमत है, 2020 में इलेक्शन हो रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ वहाँ पीटीआई की ही हुकूमत बनेगी। और वो क्यों बनेगी, वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि रवायत है। अगली बात करता हूँ, उधर एक बहुत बड़ा मजहबी तबका है जो कि वोट देता है, ठीक है। मजहबी फैक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी इस दफ़ा अभी 3 नशिस्तें थी वहाँ पे। 24 के ऐवान में 6 नशिस्तें 25% होती हैं, जिनमें एक तरीके इस्लामी है और दूसरी जो है वो MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। अब मैं तो खैर ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भी आ गई है। पीटीआई का इन दोनों जमातों के साथ हो गया इत्तेहाद। 24 नशिस्तों के ऊपर ये इकट्ठे उम्मीदवार खड़े करेंगे। वहाँ पे अहले तशी फैक्टर का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये दोनों अहले तशी फैक्टर की जमातें हैं, MWM भी और तहरीक इस्लामी भी। साजिद नकवी साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनके साथ इस्लामाबाद में इमरान खान के मुज़ाकरात हुए हैं और उसके बाद वो इस एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं कि 24 में से 4 नशिस्तें के ऊपर उनके उम्मीदवार खड़े होंगे और 20 के ऊपर पीटीआई के। और सीट एडजस्टमेंट हो गई है। और अगली बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे अहम ये होता है कि उसके पास वहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं। इस वक्त वहाँ पे 24 नशिस्तें हैं और जो पीटीआई के टिकट के लिए उम्मीदवार सामने आए हैं वो 104 हैं। यानी हर सीट के ऊपर कितने 4.5 लोग टिकट हासिल करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उन्हें इस बात का पता है कि पीटीआई ने आना है, उसी का दौर देना, उसी का दौर है। तो ये एक कोई धांधली, ये एक रवायत है। और इसी तरह इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 24 नशिस्तों पे उम्मीदवार खड़े करने के लिए नहीं है, 12 या 13 हल्कों के ऊपर उनके पास लोग हैं। पीपल्स पार्टी फिर थोड़ी बेहतर पोजीशन में है, 17-18 जगह पे वो अपने लोग खड़े कर रही है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं तमाम तर। और फिर पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, पीटीआई ने 14 नशिस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए,
1 नशिस्त के ऊपर उनका उम्मीदवार जीता, 9 नशिस्तों के ऊपर उनका उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आए मुस्लिम लीग नवाज की मशीनरी के बावजूद पिछले इलेक्शन में। यानी जब आपके मुखालफिन की हुकूमत हो, आपके 9 लोग दूसरे नंबर पे वोट ले रहे हों और 3-3, 4-4 वोटों से हार रहे हों, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अभी जब इलेक्शन होंगे तो कौन जीतेगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जिसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश मुस्लिम लीग नवाज पहले से माहौल बना रही है कि जी वहाँ धांधली करनी है, धांधली हो जाएगी, और इसलिए वो अपना बयानिया बनाने में कामयाब है। उन्होंने वोटर्स को अपना बयानिया तो देना है, इसलिए वो अपना बयानिया तो ज़रूर बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वाले से। अब दूसरी बात करते हैं कि फ़ौज का किरदार और स्पीकर का किरदार। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। आइडली तो बिल्कुल ये बात होनी चाहिए कि किसी भी जगह अगर कोई रिफॉर्म्स हों तो वो तो पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है। लेकिन क्या हम इतनी आइडियल सिचुएशन में रहते हैं? क्या इमरान खान की हुकूमत में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है? आपको पता है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पड़ोस में इंडिया है, हमारा दुश्मन, उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो इन सारी चीज़ों को किस तरह से लेगा? इसलिए जब लोग इन चीज़ों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई अगर कहता है, मैं इसका कायल नहीं हूँ कि मैं कहूँ जी कि मियाँ साहब मोदी का बयानिया अपना रहे हैं, लेकिन कल मोदी ने भी यही कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो तो यही कहेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्शन है उनका कोई अहमियत नहीं है। जैसे वहाँ पे जब कश्मीर में वो इलेक्शन कराते हैं तो हमारा क्या मौक़िफ़ होता है, हम तो यही कहते हैं ना। तो इसीलिए उन्होंने भी यही बात करनी है। ये इलाका ऐसा है, ये सारा एक मामला है, इंटरनेशनल पॉलिसी है। तो लोग इसलिए फिर जब इसको जोड़ते हैं तो वो कहते हैं जी मियाँ साहब मोदी का बयानिया कर रहे हैं, तो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब देखिए, जब ये मुलाकात करने के लिए गए आर्मी चीफ साहब के पास, तमाम पार्लियामानी लीडर्स थे, अगर तो उन्होंने ये मान लिया सबसे पहले कि वहाँ पे वो जा रहे हैं, तो उनके जहन में ये बात मौजूद है कि ये इशू इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं तो अगर इतने वो आइडियली डेमोक्रेसी के चैंपियन होते तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। वो कहते जी कि हुकूमत उनको यहाँ पे बुलाए, हम नहीं जा रहे। अब ये बात तो होगी ख़त्म, वो वहाँ पे चले गए। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने उसको स्टेक होल्डर तस्लीम कर लिया, और वो उसके बाद भी ये बात कर रहे हैं कि वहाँ, मैं मरियम बीबी की बात नहीं कर रहा, एहसन इकबाल की स्टेटमेंट सुन लें, ख्वाजा असद की। वो ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का इशू था, मामला था, फौज की हमारे साथ बात हुई कि इधर इंडिया भी हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आगे इलेक्शन हो रहे हैं, आप अभी इसको सूबा ना बनाएं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन आप गैर जनाबदाराना कराएं और सारे काम और आगे की जो चीज़ें। वो तो मोहित यूसुफ साहब का कल बयान आ गया कि अभी इसको आईनी हैसियत नहीं दे रहे। लेकिन मरियम साहबा ने हट के बात की उस दिन लाहौर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी थी। उन्होंने कहा नहीं जी, गिलगित बल्तिस्तान का मामला तो सियासी है। अब ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ नहीं नजर आएगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया इंसानी हैसियत को चेंज करने के कि ये हुकूमत जो है ये सकूत कश्मीर करने जा रही है। देखिए, उनके मुतल्लिक मैं आपको यही कहूँगा कि फिर वही बात होगी, मैं कोई फिर जिसने जो काम किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। अब ये जो मामला है गिलगित बल्तिस्तान का प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, ये आज पीटीआई हुकूमत ने शुरू नहीं किया। ये मामला शुरू सरताज अजीज साहब, नहीं, उससे भी पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। पहले तो उन्होंने वो उनको राइट्स दिए हैं ना, उससे पहले तो वहाँ कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ। पहला गवर्नर आया, बिल्कुल पहला वहाँ पे गवर्नर आया। आगाज़ तो बिल्कुल वहीं से हुआ जब सैयद मेहदी शाह, ये बिल्कुल जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, और उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के किया, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि वो स्टेक होल्डर हैं कश्मीर, और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का जो भी इशू होगा वो सिर्फ सियासी नहीं होगा, वो सिक्योरिटी का इशू भी है, वो एक आइनी इशू भी है। हमारा दुश्मन उसके ऊपर नजरें, और सीपैक के साथ ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सीपैक के साथ लिंक भी है। और सीपैक के अंदर आपको पता है कि बिल्कुल अस्करी क़ुव्वतें, एस्टेब्लिशमेंट, सारा इनका किरदार है, इनका रोल है जो डिफाइन है, जो इमरान खान के ज़माने में कई आलमी क़ुव्वतें जो उसको सबटाज करने के लिए जो ये रोल उन्हें इमरान खान ने नहीं दिया, ये रोल मियाँ साहब के ज़माने से ही है। ये रोल उसी वक्त जब चाइना से एग्रीमेंट हुआ तो उसी वक्त था कि सारे की सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी के जिम्मे होगी, इसलिए बकायदा इसके लिए बकायदा यूनिट्स बनाए गए, जिसका आधा क्रेडिट वो बार बार बयान करते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब। तो ये आज एक दिन में नहीं हुआ, तो इसलिए ये बात तो वाकई ठीक है। ये चीज़ इनकी मुनाफिकत जाहिर करती है कि इस मामले के ऊपर तो वो खुद स्टेटमेंट जब दे दें कि नहीं जी ये सारा पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए, तो वहाँ वो चले गए। और जब पार्लियामेंट ने उसके ऊपर एक इजलास बुलाया, जब स्पीकर साहब ने ये कहा कि आए हम मिल बैठ के बात करते हैं, तो उन्होंने उसका कल बाइकाट कर दिया। तो ये एक वाकई ये बात है कि असल मसला ना उसके सियासी जमात के साथ नहीं बैठना, अस्करी जमात के साथ जाके। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये इस एंड पे खैर मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन की भी गलती है और हुकूमत की भी गलती है, क्योंकि हुकूमत की ये कोशिश होनी चाहिए थी कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके आगे चलती है। हुकूमत ये कर सकती थी कि वहाँ पे अस्करी क़यादत के साथ मीटिंग से पहले ये मामला किसी पार्लियामानी कमेटी में ले आती। जो काम उन्होंने अभी किया है वो इससे पहले भी किया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से एक इतना अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत की भी बनती है और अपोजिशन की भी बनती है पार्लियामेंट के अंदर, कि मजबूरन ये तमाम काम फिर जो है वो पिंडी में जाके करने पड़ते हैं। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में एक अच्छी खबर है इस हुकूमत के लिए, जो एक कल पोल हुआ खलीज टाइम्स ने किया, उसमें इमरान खान को उन्होंने पाकिस्तानी तारीख का सबसे कामयाब जो है वज़ीर आज़म 93% के मार्जिन से कहा है।
16,000 सैंपल था इसका, 16,000 बंदों ने पोल में हिस्सा लिया और 93% ने इमरान खान के हक़ में वोट दिया। एक ये चीज़, और दूसरा एनवायरनमेंट पर इसी हुकूमत को, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का मसला, ग्लोबल वार्मिंग जो है, बिलियन ट्री सुनामी से आपको पता होगा कि वज़ीर-ए-आज़म के बहुत दिल के करीब है ये मामला। तो इन दोनों कामयाबियों को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, वर्ल्ड कम्युनिटी इमरान खान की मोतरफ़ हो रही है, मुल्क के अंदर सियासी जमातें उनकी मोतरफ़ क्यों नहीं है? देखिए, इसमें बारी बारी बात करते हैं। जहाँ तक तो ये सर्वे की बात है तो करामा साहब, मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के जो सर्वे हैं, ठीक है, अच्छा है कि मतलब अगरचा पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी इससे पहले इस किस्म के सर्वे हुकूमतें करवाती हैं, उनके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनके साथ वो मिल के और इस किस्म की खबरें भी चलवाती हैं। ये आजकल के जदीद जो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है उसका हिस्सा है। मियाँ साहब भी ये काम करते रहे, पीपल्स पार्टी भी आपको पता है हर दौर में ये सर्वे आते रहे इस किस्म के कि पाकिस्तान की इकानमी बड़ी बूस्ट कर रही है, फ़लाँ मैगज़ीन ने ये रेटिंग दे दी है, फ़लाँ ये कह रहा है। ये सारी चीज़ें मैनेज भी होती हैं। तो फिर कुछ 16,000 का जो सैंपल है वो इतना ज़्यादा कोई हैवी नहीं भी होता कि जिसको कहा जाए। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल हमारे मुल्क के अंदर भी जो सर्वे हुए वो यही बताते हैं कि इस वक्त जो है वो जो इमरान खान है वो बहरहाल जो बाकी सियासी जमातों की निस्बत PTI और इमरान खान बाकी लीडर्स की निस्बत जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी ज़रा बेहतर है। तो ठीक है, सर्वे इस किस्म के आते रहते हैं और मैं सर्वे को इसलिए कोई बहुत इतना अहमियत नहीं दे रहा कि शायद इसकी वजह से ये होगा कि उनके मुल्क में उनके खिलाफ कोई मुखालफत नहीं है। यकीनन लोग उनको पसंद नहीं भी करते। अभी यहाँ पे अगर जो है वो सर्वे जो लेटेस्ट हमारे मुल्क में हुए हैं उसके मुताबिक कोई 53% लोग अगर ये समझते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं तो 47% समझते हैं नहीं ठीक कर रहे। तो 47 भी एक बड़ा फिगर है। जहाँ तक माहौलियात के हवाले से तब जो है कामयाबी को तल्लक है तो हाँ, उसमें मैं बिल्कुल ज़रूर उन्हें ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनका जो है ये एक बड़ी उसकी हवाले से उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। इससे पहले हमारे मुल्क में जो बिलियन ट्री सुनामी और उससे पहले बल्कि उनके क्रिकेट टेरा के अंदर भी पौधे लगाने उस की जो चीज़ें माहौलियात बज़ाहिर ये बड़े छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में जो है वो ये बहुत ही, और दुनिया जो है वो इन चीज़ों के ऊपर उनकी मोतरफ़ है। और अपोजिशन उनकी मोतरफ़ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डेफिनेटली हमारे मुल्क में जो अपोजिशन है, हर अपोजिशन की ये कोशिश होती है कि वो इक़्तिदार में आए, दूसरी पार्टी इक़्तिदार से उतरे, उनकी ये मजबूरी है। वो अगर इस तरह से मोतरफ़ होंगे, पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है नहीं है कि आप किसी दूसरे सियासतदान की भी तारीफ़ करें, तो उनका वोटर के सामने फिर वो क्या बेचेंगे, क्या सेल करेंगे। तो इसलिए अपोजिशन जो है वो तो उसकी मोतरफ़ वाकई बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहरहाल जो है वो इमरान खान की जो ख़ास तौर पर माहौलियात के हवाले से पॉलिसी रही है उसकी एक बैनुल-अक़वामी बरादरी मोतरफ़ है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ये देखते हैं कि कौमें जो हैं वो क्या जो है वो वहाँ पे किस किस्म की डेवलपमेंट्स वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की जाए उनसे बनती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए। तो इमरान खान का इस हवाले से एक उनका मौक़िफ़ तो है, तो इसलिए इस हवाले से दुनिया जो है उनकी मोतरफ़ भी है। बहुत शुक्रिया फयाज़ राजा साहब। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।